ऊंचाइयां सिर्फ जमीन से नहीं नापी जाती, उन्हें हौसलों से भी नापा जाता है। और जब इरादे मजबूत हों तो एवरेस्ट भी झुक जाता है। छोटे शहर से कम उम्र में घर की जिम्मेदारियां और एक सफल वुमेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर, और फिर बाद में एक सपना जिसे पूरा करने के लिए इतनी शिद्दत से और इतनी डिसिप्लिन से मैडम ने उसको चेज किया कि वो पूरा भी हुआ। देश को और प्रदेश को भी ख्याति दिलवाई। नमस्कार, मैं पूर्णिमा और दिल से विद पूर्णिमा में आज की गेस्ट हैं ज्योति रात्रे जी, जिन्होंने एज को सिर्फ एक नंबर ही समझा है और ये प्रूफ किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। उनकी शख्सियत ऐसी है जिसे किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं ज्योति जी से और सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी उनकी सफलता की कहानी। नमस्कार सभी को। मैं ज्योति रात्रे विश्व की उन 32 महिलाओं में शामिल हूँ जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में फतह किया है। और मैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला हूँ जिसने एवरेस्ट के साथ साथ 5 महाद्वीपों की भी सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया हुआ है। बहुत स्वागत है मैम आपका, और आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, उसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। धन्यवाद। ज्योति जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसी फीलिंग होती है जब हम कोई मुकाम पा लेते हैं, सफल हो जाते हैं और अगले ही दिन हम अखबारों की सुर्खियों में और न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियों में आ जाते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा जो सफ़र है उसकी शुरुआत बहुत मुश्किलों से हुई थी। और क्योंकि मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली थी तो मैंने अपने लिए एक एक पर्वत ऐसे चुने थे कि मुझे ट्रेनिंग मिले। तो जब मैंने पहला माउंट देव टिब्बा किया था तब तो उतना कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस फतह की तब वहाँ से मुझे जो सर्टिफिकेट मिला वो था कि मैं इंडिया की ओल्डेस्ट हूँ जिसने एल्ब्रुस फतह किया है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतह की है। और ये कोविड पीरियड की बात है और वो भी कोविड की दूसरी लहर के समय। तो हर जगह नेगेटिव खबरों के बीच में वो एक पॉजिटिव खबर आई थी। तो हर अखबार और हर जगह मुझे पूछा जा रहा था और इतनी इंटरव्यूज़ के लिए कॉल हो रहा था या कुछ हो रहा था। तो मैं उस समय मास्को में थी क्योंकि उस समय कोविड की वजह से फ़्लाइट हफ्ते में एक ही चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड के पास में बहुत कॉल्स आ रहे थे। तो जो प्रिंट मीडिया था उनको तो उन्होंने लिख कर दे दिया था, लेकिन जब आकाशवाणी से बार बार कॉल आ रहा था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम कनेक्ट हो जाओ और तुम्हारा एक इंटरव्यू है। तो मैं उस समय 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकती थी। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि अगर मुझे पता होता कि इंटरव्यू देना है तो मैं कभी पहाड़ नहीं चढ़ती। मेरे लिए पहाड़ चढ़ना बहुत आसान था, इंटरव्यू देना बहुत कठिन। और मुझे ये लग रहा था कि जब मैं एवरेस्ट करूँगी तब शायद मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो तब तक मैं तैयार हो जाऊँगी। ये तो मेरी ट्रेनिंग है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं तैयार नहीं थी। तो वो अनुभव बहुत ही अलग था। और क्योंकि उस समय ये पहली पॉजिटिव न्यूज़ थी जी। तो हर जगह इवन मतलब जनसंपर्क में भी, और भी हमारे मुख्यमंत्री जी थे उनके यहाँ से हर जगह से मुझे बुलावे आए थे। और उस समय मैं बहुत ऐसे शायद तो नहीं कहेंगे पर पब्लिक में बोलने लायक मैं नहीं थी उस समय पर। तो वो एक अनुभव मेरे लिए बहुत अलग था। हम डर भी जाते हैं ना, शायद अपनी पहली सफलता से हमें लगता है कि हम ऐसा कुछ ना बोल दें जो ऐसा लगे कि हम एवरेस्ट तो चढ़ गए पर हमें बोलना नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं ये एक और बात जानना चाहूँगी आपसे कि आपका फैमिली का कोई पर्वतारोहण का बैकग्राउंड नहीं है, तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया और इतने छोटे से टाइम में हम इतनी पूरी लंबी आपकी जर्नी और आपके संघर्ष को हम कवर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि आपकी जर्नी कैसी रही। और हाँ, जब आप समिट को अधूरा छोड़ के एवरेस्ट को वापस आए थे और वापस से पूरे जोश में जाकर आपने वहाँ पर अपना इंडिया का झंडा फहराया था, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे परिवार में तो कोई बिजनेसमैन भी नहीं था और मैंने बिज़नेस किया जी। और शुरू से मुझे
मतलब मैं ये कहूँ कि फीमेल होने का मुझे कोई गम नहीं था, पर मुझे जो हमारे यहाँ की भारतीय नारियों के साथ जिस तरह का जीवन रहता है वो जीवन भी नहीं जीना था। ये बचपन से मेरी सोच थी, ये बचपन से ही जी। और मुझे घर में भी इसी तरह का माहौल मिला कि कोई भेदभाव नहीं था हमारे घर में जी। लड़के या लड़कियों के लिए। तो इस तरह की सोच थी। दूसरा ये था कि मेरे कज़िन्स थे, वो लोग जब एनसीसी के कैंप में जाते थे तो वो अपने जो उनके सर होते थे तो उनको वो नक्शे में बोलते थे। हम लोग हरदा के पास एक कुकरावत गांव को बिलोंग करते हैं जी। मेरे दादा दादी वहीं के हैं और मैंने बहुत समय अपने गांव में बिताया है। तो वो हमेशा उनसे ना नक्शे में कुकरावत गांव ढूंढवाते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में था कि लोग मेरे गांव को देखें, ढूंढें कि कहाँ पर है और एक पहचान मिले मेरे गांव को भी। फिर एक और बात थी कि क्योंकि आज से 52 साल पहले मेरे पिताजी ने निर्णय लिया था कि हम सिर्फ 2 बहनें रहें, तो वो भी मुझे प्रूव करना था कि सिर्फ लड़के ही अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं करते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। और कारण था कि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे श्रीमती के नाम से जाने, लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो ये बहुत सारी सोच इन सब के पीछे थी। और माउंट एवरेस्ट कभी भी मेरे दिमाग में नहीं था। बस ये था कि कुछ मुझे अलग करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरा अपना नाम हो, समाज को एक नई दिशा मिले, महिलाओं के लिए एक नई दिशा खुले कि हम भी ये काम कर सकते हैं। तो जो मेरा बिज़नेस है वो भी ऐसी फील्ड का है, मैं कहूँगी कि मेल डोमिनेटिंग फील्ड वाला है, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म, कारपोरेट यूनिफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल महिलाओं का नहीं है जी। बहुत कम महिलाएं हैं जो ये काम कर रही हैं। तो वो भी मेरा एक अलग था। और फिर मैंने एक फ़ैशन शो किया, तो मुझे लगा 2015 में इंटरनेशनल फ़ैशन शो किया, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो फिर मुझे लगा कि अब हो गया, मतलब जो मैं चाहती थी वो सब कुछ हो गया है। पर फिर एक खालीपन सा आया, क्योंकि मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ, मतलब मेरी बेटी पढ़ने चली गई, सब कुछ यानी एक सेटल्ड हो गया था। तो फिर ये खालीपन सा था। फिर एक मेरा बचपन का ये था कि मुझे पहाड़ देखने हैं, तो मैं कभी पहाड़ नहीं देख पाई थी। तो 2017 में मौका मिला पहाड़ देखने का, और पहली बार जब पहाड़ों को देखा तो पहाड़ों से प्यार हो गया। जी। कि ये था कि मुझे यहाँ बार बार आना है, पर मेरी फिटनेस कुछ भी नहीं थी। लौटी तो मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि अच्छा हुआ आप बच के आ गए, अब आज के बाद आप पहाड़ों पे मत जाइएगा। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी दर्शकों को कि हमेशा अपने अंदर एक बच्चे को बड़ा मत होने दीजिए, हमेशा रखिए, क्योंकि जो बच्चा होता है वो ज़िद्दी और जुनूनी होता है, और मेरे अंदर वो है अभी भी, और उसी की वजह से मैं कहूँगी कि मैंने माउंट एवरेस्ट किया है। तो जब मुझे मना कर दिया गया तो मैंने कहा अपने आप को एक बार और टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहली बार अपने बारे में सोचा था। अभी तक तो मैं अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ निभा रही थी। जी। तो जब मैंने ये सोचा तो डॉक्टर ने जब मना करा, तो हम महिलाएं ऐसे ही हैं कि जब भी कोई नया काम शुरू करते तो हमको नहीं ही सबसे पहले सुनने को मिलता है। सही बात फिर है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपने परिवार को समझाते हुए और ये करते हुए। तो मुझे भी नहीं मिला, तो मैंने कहा नहीं, एक बार और अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने जब टेस्ट ही करना है तो थोड़ा कठिन टेस्ट करना चाहिए, तो मैंने जो हमारे भारत के 5-7 ऐसे ट्रैक हैं जो टफेस्ट ट्रैक में कहलाते हैं। जी। तो उसमें से एक पिन पार्वती ट्रैक है जो 5350 मीटर उसकी हाइट है जी। और करीब 100 किलोमीटर लंबा है। वो मैंने 2018 में किया, और वो जैसे ही सक्सेसफुली हुआ तो एवरेस्ट के सपने ने वहीं जन्म ले लिया। कि मैंने जब ये सोचा कि जब मैं 5350 मीटर बिना फिटनेस के आ सकती हूँ, तो मैं अपनी अगर फिटनेस बढ़ाऊँ तो मैं माउंट एवरेस्ट फ़तह कर सकती हूँ। और जब ये बात मैंने बताई हमारे जो साथ के जो ट्रैकर्स थे उन लोगों को, तो उनको बड़ी हंसी आई, समझ लीजिए हंसी ही उड़ाई। क्यों? क्योंकि मैं सबसे स्लो थी, सबसे कमज़ोर थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्रैक पे कौन से कपड़े पहने जाते हैं, क्या किया जाता है। वहाँ के अगर आप फ़ोटो देखेंगे तो मैं शॉर्ट कुर्ता और लेगिंग्स वगैरह पहन के वहाँ मैं गई हुई थी, और जो मेरे पास में जैकेट्स वगैरह थी उसी में मैंने काम चलाया था। तो उन लोगों को पहले तो वही देख के हंसी आ रही होगी, और फिर जब
इस तरह का व्यक्ति ये बोल दे कि मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है जी। तो और ज़्यादा वो रहेगा। फिर घर आके जब मैंने हस्बैंड को भी बताया तो उनका भी यही कहना था कि तुमने अपनी फ़िटनेस देखी है, एवरेस्ट पता है क्या है? मैं हाँ, मुझे सब पता है और मैं कर लूँगी। तो ये मेरा अपने आप पे विश्वास था कि मैंने सपना देखा है तो वो पूरा ही होगा। कहीं मुझे एक भी बार मन में ये नहीं रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। जब इसकी तैयारियां शुरू की तो मैंने सोचा कि जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग के 5 इंस्टीट्यूट हैं वहाँ मुझे शायद एडमिशन मिल जाएगा और मैं कोर्स कर लूँगी माउंटेनियरिंग का। लेकिन हर जगह से मना हुआ क्योंकि मेरी उस समय जो उम्र थी वो 50 पहुँच चुकी थी। और लेकिन मैं मायूस नहीं हुई कि ठीक है, आप नहीं ट्रेनिंग देंगे, मैं खुद अपनी ट्रेनिंग खुद से कर लूँगी। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें एकदम हवा में नहीं सोची। मैंने अपना एक टेस्ट करवाया, अपने सारी बॉडी का पूरा टेस्ट हुआ। उसके साथ मैंने एक डीएनए फिटनेस टेस्ट करवाया। उसमें ये पता चलता है कि आपकी पूरी बॉडी का कैसा फिटनेस क्या है, आपका हार्ट कैसा है, आपके लिगामेंट्स कैसे हैं, आपके हाथ की पकड़ कैसी है, आपकी बैलेंसिंग कैसी है, हर चीज़ के बारे में पता चलता है कि आप बाई बर्थ क्या लेकर आए हों। तो वो मेरा सब कुछ टेस्ट में बहुत अच्छा आया, गुड आया, एक्सीलेंट आया। लेकिन जो मेरे लंग्स थे वो पुअर आए। तो मेरी जो यात्रा है वो असंभव से संभव की यात्रा है, क्योंकि आपको लंग्स ही है जो आपको पर्वतों की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, और वहीं मेरे पुअर आए थे जी। तो दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई लक्ष्य है और उसको आप पाना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करिए और उसमें जो भी आपकी कमियां हैं उस पर आप काम करें। तो मैंने भी अपने लंग्स पर इतना काम किया कि मैं माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई। जी। और जब मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली तो मैंने एक एक करके बहुत सारे पहाड़ अपने लिए चुने और उन पर धीरे धीरे कर मैंने विजय प्राप्त की। और कई मेरे एक्सपीडिशन असफल भी रहे और असफलताओं से मैं कभी मायूस नहीं हुई। असफलताओं से मैंने सीखा ही है। तो इस तरह मेरा सफ़र आगे बढ़ता चला गया और इस सफ़र में कोविड भी आया, जो कि सबके लिए आपदा था और मेरे लिए वो अवसर की तरह आया। और कोविड के दौरान मैंने जो एक्सरसाइज़ की वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही, क्योंकि मैं मास्क पहन के एक्सरसाइज करती थी तो मेरी बॉडी कम ऑक्सीजन में काम करने के लायक तैयार होती चली गई। और जैसे ही रिलैक्सेशन अक्टूबर में मिला तो पहला मैंने देव टिब्बा फ़तह किया और देव टिब्बा जब सक्सेसफुली हो गया तो कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक एल्ब्रुस की। उसके 39 दिन के अंदर में ही मैंने किलिमंजारो कर लिया। और किलिमंजारो मैंने जो किया वो हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसमें मैंने वहाँ झंडा फहराया। तो वहाँ हम 75 मीटर का एक बड़ा झंडा भी लेकर गए थे, क्योंकि हमारा वो 75वां आज़ादी का दिवस था। तो 39 दिन में 2 महाद्वीपों की पर तिरंगा फहराने वाली मैं भारत की सबसे उम्रदराज पहली महिला बनी। तो ये भी रिकॉर्ड बना। लेकिन इन सब रिकॉर्डों से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग पे सिर्फ एवरेस्ट छाया हुआ था। और इन सब के बीच में बहुत सारे ऐसी मुसीबतें आई हैं, लेकिन मैंने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया और पूरे टाइम सिर्फ एवरेस्ट को ही दिमाग में रखती थी। जब मैंने एवरेस्ट की तैयारियां की तो लोगों ने मुझसे कहा कि आपको अगर एवरेस्ट जाना है तो 5 से 6 घंटे की आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। 2 साल के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यौहार, घर बार, शादी ब्याह, सब कुछ। तो मैंने ये भी चैलेंज लिया कि मैं सब कुछ करते हुए माउंट एवरेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं एक पारिवारिक सामाजिक महिला थी। तो ये सब कुछ छोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और मेरे घर के लोगों को भी मेरी आदत हो चुकी थी। तो अगर आप घर के लोगों को जो आपने आदत डाल दी है और उसको आप छोड़ देंगे तो फिर आपको आगे बढ़ने के मौके कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो आपको साथ नहीं देंगे। तो इस तरह मैंने हर चीज़ के साथ में अपनी जर्नी शुरू की थी। तो वही था कि मैंने कहा था अपनी जिम्मेदारियों के साथ। तो 2022 में मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अपनी बेटी की शादी, वो मैंने की। तब तक कोविड काफ़ी कम हो गया था, पर एकदम ख़त्म नहीं हुआ था। तो सबका यही कहना था कि भाई बाद में कर लेना। तो मेरा यही कहना था कि नहीं, मुझे एवरेस्ट पर जाना है। तो वो कारण ये था कि एवरेस्ट एक ऐसी जगह है कि जहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदा वापस आएँ। तो सारा कुछ सोच समझ के ही करना होता था। तो मैं ये सब कुछ मान के ही गई थी कि पता नहीं मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, पर जाऊँगी ज़रूर। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी की और 2023 में मैं माउंट एवरेस्ट के लिए निकली।
और क्योंकि मेरी तैयारियां बहुत अच्छी थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो एवरेस्ट का सफ़र है वो बहुत मुश्किल सफ़र है। उसका जो बेस कैंप पहुंचते हैं उसी में 15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपको कुंभू आइसफॉल पार करना है जो कि सबसे टफ़ जगह है। टफ़ इसलिए है कि वहाँ पर बड़े बड़े क्रिवाइसेस हैं जो 10-20 मीटर से लेकर 200 मीटर तक गहरे होते हैं। वो वाई शेप में भी होते हैं, जेड शेप में भी होते हैं कि आप फिसलते हुए इस तरह अंदर चले जाते हैं कि आपके निकलने के कोई चांसेस नहीं है जी। वहाँ 90 डिग्री की वॉल्स हैं जिनको आपको पार करना है, और वो छोटी मोटी नहीं होती हैं, 40 फीट 50 फीट और 100 फीट तक होती हैं, तो सीधे आपको पार करना वो भी मुश्किल होता है। उसके बाद कैंप 1 पहुँचते हैं, वापस आते हैं, ऐसे 2 रोटेशन होते हैं आपके। उसके बाद में हमें अच्छे मौसम की रास्ता देखने के लिए बेस कैंप पे 10 से 12 दिन रुकना होता है। और फिर आपको जब पता चलता है कि इन दिनों मौसम अच्छा रहने वाला है, जो माउंट एवरेस्ट है वो अपने शिखर पे चढ़ने के लिए साल में सिर्फ 5 से 7 दिन ही देता है। बाकी दिन वहाँ पर मौसम इतना ख़राब होता है कि आप वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो सब कुछ करते हुए मतलब कुंभू आइसफॉल, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 सब कुछ पार करते हुए हर कैंप में पहुँचने में आपको 7 से 10 घंटे लगते हैं। क्योंकि मेरा स्लो पेस था तो मुझे ज़्यादा मतलब 7 की जगह मुझे हमेशा 9 घंटे लग रहे हैं, 5 की जगह 7 घंटे लग रहे हैं, तो इस तरह से ही मेरा सफ़र रहा है। तो जब मैं कैंप 4 पहुंची मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी, मुझे कुछ नहीं हो रहा था और मुझे लग रहा था कि कल सुबह मैं झंडा फहरा दूंगी। तो हमेशा आपका सोचा हुआ पूरा हो ये ज़रूरी नहीं होता है। और जब मैं आगे बढ़ी और मेरी 3 से 4 घंटे की क्लाइंबिंग हुई और अचानक तेज़ तूफ़ान आया, तो हम जैसे तैसे जान बचा के अपने टेंट में आए जी। और जब हम अपने टेंट में आए तो पता चला कि हमारे कई क्लाइंबर्स जो मित्र हैं उनकी डेथ हो गई है और हमारे बहुत सारे क्लाइंबर्स मिसिंग है, बहुत इंजर्ड हैं। तो बहुत अफरा तफरी का माहौल हो गया था कैंप 4 पर। तभी मेरे गाइड ने मुझसे कहा कि जो हमारे एक क्लाइंबर हैं जो कि मलेशिया के हैं वो मिसिंग है, तो हमको उनको ढूंढने जाना होगा। कैंप 4 जो एक ऐसी जगह है जहाँ जो कि डेथ जोन होता है, जहाँ पर कोई भी अपना ऑक्सीजन और अपना गाइड किसी को नहीं देता है। जब उन्होंने मुझसे कहा कि हमें क्या करना चाहिए तो मैंने कहा मैं यहाँ पर टेंट में सेफ़ हूँ, आप उनको ढूंढने के लिए जाइए। और जब रात को 1:30 बजे उसको ढूंढ के लाया गया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो बेहोशी की हालत में वहाँ लेकर आए। और जब ये पता चला कि अब इनका रेस्क्यू करना होगा तो उनको लेकर जाने वाला कोई तैयार नहीं था, क्योंकि रेस्क्यू के लिए कम से कम 4 से 5 लोग लगते हैं। तो जैसे तैसे 1-2 शेरपा उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं गया तो ये मर जाएगा। और अगले दिन मौसम अच्छा था और उनका ये था कि वो मेरे साथ ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये आपको बताना है कि कल सुबह हम झंडा फहराएंगे या मैं राजन को वहाँ लेकर जाऊँ। तो मुझे कुछ समय लगा ये सब कुछ सोचने में। क्योंकि जो एवरेस्ट है वो आपका तन, मन और धन तीनों लेता है जी। और मुझे कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी, मेरे अपने सेविंग से मैं वहाँ पहुँची थी। पर तुरंत ही मेरे मन में ये विचार आया कि कल मैंने अगर झंडा फहरा दिया और जो राजन है उनकी डेथ हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ मैंने मानवता को ऊपर रखा और अपना अभियान वहीं रोका और मैंने अपना शेरपा, अपने को क्लाइंबर की जान बचाने के लिए नीचे भेज दिया। और डेथ जोन जहाँ पे लोग 4 से 5 घंटे बिताते हैं वहाँ मैंने 48 घंटे बिताए। और जब मेरा शेरपा उनको छोड़कर ऊपर आया तब मैं उनके साथ वापस गई। तो इस तरह 2023 का सफ़र मेरा 8,200 मीटर तक ही था। और जब मैं वापस आई तो मेरे घर के लोगों ने कह दिया कि अब आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना, क्योंकि जो 2023 था वो एवरेस्ट के इतिहास में सबसे ख़राब साल रहा, जब 23 लोगों की डेथ हुई और करीब 70% जो क्लाइंबर्स थे वो इंजर्ड थे, या तो फॉस्ब्रेक की वजह से या फिर कहीं फ्रैक्चर हो गया था या कुछ इस तरह से। और मैं सही सलामत वापस आ गई थी। तो मैंने भी भगवान का भी धन्यवाद किया, घर के लोगों का भी धन्यवाद किया कि यहाँ तक उन्होंने मुझे जाने दिया। और जब मुझे मना कर दिया तो हमेशा मेरे पास 2 प्लान तैयार रहे इस पूरी जर्नी में, कि जब भी मेरा कोई एक प्लान फेल होता था या मेरा कोई भी एक्सपीडिशन फेल होता था तो मैं तुरंत दूसरे एक्सपीडिशन के लिए निकल जाती थी। तो यहाँ पर भी मेरे पास 2 प्लान थे।
कि मैं अल्ट्रा रनर बनना चाहती थी। मुझे सहारा की अल्ट्रा रन करनी थी और उसका कारण था कि -50 मैंने एवरेस्ट पर देख लिया था, +50 देखना था मुझे कि वो क्या होता है। एक्सट्रीम इधर और एक्सट्रीम उधर। हाँ, तो इसकी मेरी तैयारियां शुरू हो गई और दिसंबर में मैंने पूना की अल्ट्रा रन सक्सेसफुली कर ली। तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं ये भी कर लूँगी। हाँ, तभी जनवरी में मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुमको एक मौका और लेना चाहिए, एक ट्राई और करना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात नहीं थी, मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। कारण ये था कि मैं अपने सपने को भूलने में 5 से 6 महीने मैंने लगा दिए थे और फिर से उसी सपने को जीना था। और मुझे हर वो जगह याद थी जहाँ मैं रुक के आए थे आप। हाँ, नहीं कि जहाँ मैं मौत के मुंह से बची थी। अच्छा। जो जगह मैंने बहुत मुश्किल से पार की थी वो सब चीज़ें मुझे पता थी। और फिर से उसी चीज़ को जीना है। तो अपने आप को हाँ कहने में मुझे लगभग 1 महीना लग गया। फिर उसके बाद मैंने तैयारियां शुरू की और एक और मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये डर था कि ये पूरा साल मैंने अल्ट्रा रनर की तैयारी की थी, मैंने एवरेस्ट के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग उतनी नहीं की थी। तो कहीं थोड़ा सा मन में था, लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, मेरी जो पुरानी ट्रेनिंग है वो मेरे को अभी भी काम आएगी और अपने आप पे पूरा विश्वास था। तो मैंने फिर तैयारी की और 2024 में मैं फिर माउंट एवरेस्ट के लिए निकल गई। और ऐसा नहीं है कि आपके पास अनुभव है तो आपको सब चीज़ें फिर इजी हो जाएंगी, आपको हर बार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो इस बार भी बहुत सारी परीक्षाएं देती हुई मैं कैंप 4 पहुंची। और जब मैं कैंप 4 पहुंची और ये था कि मैं बहुत बढ़िया से पहुंच गई हूं, अब कल तो मैं झंडा फहरा ही दूंगी। तो रात में जब हम आगे निकले तो बालकनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका ऑक्सीजन चेंज होता है और वहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ खा पी सकते हैं, खा तो नहीं पी सकते हैं जी। तो उसके थोड़ा ही पहले, मतलब उससे लगभग 40-45 मिनट पहले मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, जो मुझे नहीं पता चला और मुझे वहाँ फील हुआ। मतलब वो कब ख़त्म हुआ ये मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं 10-15 मिनट बिना ऑक्सीजन के चली हूँ। तो मुझे यही फील हुआ कि अब मेरी एनर्जी इतनी नहीं है। और जब मैंने अपने गाइड से ये पूछा कि अब हमको बालकनी कितनी दूर है, तो अब उन्होंने बताया तो बालकनी से ये है कि कम से कम 6 से 7 घंटे आपको समिट के लिए लगते हैं। तो मुझे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए करीब 12 से 14 घंटे चाहिए थे, क्योंकि आप समिट पे जाएंगे और वापस भी आएंगे जी। तो मैंने देखा कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, तो मैंने अपने शेरपा को बोला कि अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं वापस जाऊंगी। तो जैसे ही मैंने अपने ऑक्सीजन के मीटर पे देखा तो वो 0 था। और मेरे शेरपा ने भी देखा तो उन्होंने कहा मैडम आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, हम चेंज करते हैं। और जब वो ऑक्सीजन चेंज कर रहे थे तभी मेरे कान में बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आना शुरू हुई। तो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब आप मरने वाले रहते हैं तो या तो आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं या आपको आवाज़ें सुनाई आती हैं जी। तो मैंने अपने आप से कहा कि अब पक्का मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि आवाज़ें सुनाई आ रही हैं। पर तभी मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया कि, और मैंने बताया भी कि जैसे कोविड के समय भी सबके लिए वो आपदा थी, मेरे लिए अवसर था। तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती थी, कभी नेगेटिव थॉट आता भी था तो मैं उसका जस्ट अपोजिट सोचती थी कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है। तो वहाँ भी मैंने ये सोचा कि नहीं, ये वो आवाज़ें नहीं है जो मरते समय की, ये वो आवाज़ें हैं जो मुझे कल सुबह झंडा फहराते हुए देखना चाहती हैं। ये वो शुभकामनाएं हैं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तभी मेरा ऑक्सीजन भी शुरू हो गया और मेरे में फिर से नई ऊर्जा आई और मैंने अपने शेरपा को बोला कि नहीं, अब हम नीचे नहीं जाएंगे, अब हम शिखर की तरफ चलेंगे। और 19 मई 2024 सुबह 6:30 बजे मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया और वहाँ मेरा सपना पूरा हुआ। ज्योति जी, आपसे बात करते हुए मेरे पूरे हाथ ठंडे और मेरे गूज बम्स आ गए हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि आपने कितनी दृढ़ता मन में लाई होगी अकेले किसी चीज़ को कॉन्कर करने में। और जो आपकी ये जर्नी है, इसमें 3 चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि आप पॉजिटिव बहुत हैं। आपने अपने आप को छोड़कर पहले दूसरे की हेल्प करने की सोची। आप कहीं भी इतने सेल्फिश नहीं हुए कि मैं अगर अभी इसको हेल्प करूंगी तो मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर बहुत अलग हैं, वो आपको सबसे दूसरों से अलग करती हैं। तो इससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी बहुत इम्प्रेस्ड होंगे इन बातों से।
अब मुझे ये समझना है कि जब हम आपने 3-4 बार ये बातें बोली, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि फिटनेस का क्या पैरामीटर है माउंटेन पे चढ़ने के लिए। अब हर कोई जो स्लिम ट्रिम है तो वो तो फिटनेस में श्रेणी में नहीं आता कि वो फिट है और वो माउंटेन चढ़ जाएगा, कोई भी माउंटेन चढ़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो फिटनेस के क्या पैरामीटर हैं? और अब तो मैं ये भी सुन रही हूँ कि आप मेंटर भी कर रहे हैं, लोगों को लेकर जा रहे हैं। तो अब आप जब लेकर जा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी वो किसी को नहीं आनी चाहिए जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका पहला फोकस उस पे होगा। दूसरा फोकस फिटनेस, जो भी आपके साथ जुड़ना चाहता है। देखिए, एक आप जो आपने जो शुरुआत में जो बात कही थी कि आप एवरेस्ट पे चढ़े हैं, तो आप अकेले नहीं चढ़े हैं, आपके साथ सारा समाज, सारा देश चढ़ा है। इसके अलावा कि वो आदमी है या औरत है, लेकिन क्योंकि आप एक फीमेल हैं तो आप एक पूरी फीमेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए लेकर चले हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फिटनेस का क्या पैरामीटर है, और अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, फिटनेस का पैरामीटर तो मैं ये कहूँगी कि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग है जी। और उसके अपने फिटनेस के पैरामीटर भी अलग ही होते हैं जी। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो हमारे जितने एवरेस्टर्स हैं वो अंडर 30 में एवरेस्ट किया हुआ है, और अंडर 30 आपकी फुल फिटनेस होती है। अब जब मैं 50 में आई तो मेरी फिटनेस जीरो नहीं थी, माइनस में थी जी। माइनस को ज़ीरो तक लाना और ज़ीरो से प्लस में लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो अगर माउंटेनियरिंग के लिए आपको अपनी फ़िटनेस करना है तो मैं ये कहूँगी कि आपको रनिंग आनी चाहिए, रनिंग करना ज़रूरी है। उससे आपका जो हार्ट है वो ट्रेन होता है जी। तो वो एक ज़रूरी है। दूसरा, आपको वेट लेकर चलना वो सीखना पड़ेगा। तो आपको वो धीरे धीरे करना होगा कि पहले आप 1-2 किलो 3 किलो अपना बैकपैक बनाइए और आप वॉक करिए। फिर आपको धीरे धीरे बढ़ा के उसको 15 किलो तक आपको लेकर जाना पड़ेगा। आपको पैर में भी वेट कफ लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपको वहाँ जो जूते होते हैं, जो हमारे क्लाइंबिंग शूज़ हैं, वो करीब 2 किलो के होते हैं, और जब आप हाइट पे जाते हैं वो 2 किलो 4 किलो के बराबर आपको लगता है जी। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सारे ऐसे इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको पहाड़ पे जाके करना है, पर पहाड़ों पर आपको बार बार जाना पड़ेगा। छोटे छोटे पहाड़ी बार बार चढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप एक बड़े माउंटेन की तैयारी कर पाएंगे। फ़िटनेस के लिए दूसरा डाइट भी ज़रूरी है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है कि आपकी मसल्स जो हैं वो उसमें स्ट्रेंथनिंग आए। बैलेंसिंग की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ कई जगह आपको सिर्फ एक ही पैर रखना है, अगला पैर आपको रखने के लिए जगह ही नहीं है बराबर पे, आपको अगली वाली जगह पे चढ़ना है। और कई बार हमको उसी एक पैर वाली जगह पे दूसरे क्लाइंबर्स को पार करवाना पड़ता है जो लौट रहा होता है, तो आपको बैलेंसिंग की भी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, होना चाहिए, तब जाके आप सफल पर्वतारोही बन पाएंगे। और जो 40 साल से नीचे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट हैं 5 जिनमें आप एडमिशन लें और वहाँ से आप बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स करें, उसमें ए सर्टिफिकेट लाएं और फिर आप एडवांस माउंटेनियरिंग की जो कोर्स है वो कर सकते हैं। तो अगर आप ये 2 कोर्स कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो इसलिए मैंने ये प्रण लिया है कि जो भी लोग मुझसे अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो मुझसे फ़ेसबुक और इंस्टा के ज़रिए जुड़ सकते हैं। मैं हर व्यक्ति का जवाब देती हूँ। और जो अभी मैं लेकर गई थी अर्जेंटीना, वो 3 अलग अलग राज्यों के थे और वो सब 40+ थे और उनको भी कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, तो मैं उनको ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दे रही थी। फ़िज़िकल ट्रेनिंग तो मैं साथ में रह के तो नहीं की, लेकिन मैं उनको साथ में लेकर गई थी। तो आप तो एक तरीके से सेल्फ मेड पर्सनालिटी है ना, आपने खुद ही अपने आप को ट्रेन किया है, सेल्फ डिसिप्लिन भी आपका है, आपदाओं से आपने अवसर निकाले, सब कुछ आपका खुद का ही है। तो इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको आप पार करके आगे निकले। आपके अंदर क्योंकि वो जज्बा था और वो हिम्मत थी, लेकिन जो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं
आप उनको क्या मोटिवेशन देते हैं, क्या पॉजिटिव एक देते हैं कि भाई आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है? ये मेरा पहला अभियान था एज अ मेंटर, अर्जेंटीना वाला। तो हमारे साथ जो लोग थे बहुत जल्दी थक तो नहीं रहे थे जी। वो फिट थे, लेकिन मानसिक तौर पे वो थोड़ा कहीं ना कहीं कमी थी कि जैसे ही उनको बोला गया कि बेस कैंप पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर अपने को चलना है, और 20 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। पहले ही दिन वो इस तरह से बात की थी और हम उनको बोल रहे थे कि बस थोड़ा सा ही बचा है और बस पहुंचने ही वाले हैं। तभी बीच में एक जगह वो बिल्कुल ही समझ लीजिए फैल गए कि नहीं, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मेरे लिए आप हेलीकॉप्टर मंगवा दीजिए या फिर घोड़े मंगवा दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, अब आपका रेस्क्यू होगा, हम ऊपर की तरफ इससे नहीं जा सकते हैं, अब हमको वापस जाना पड़ेगा। तो जब ये समझाया तो उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। तो जो हमारा रास्ता था वो 8 से 10 घंटे का था, वो हमने 13 से 14 घंटे में पूरा किया। और जब वो वहाँ पहुँच गए तो एक उनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैं कर लूँगा। और फिर हमने काफ़ी उनको समझाया भी। तो इस तरह फिर हम आगे बढ़ना शुरू किया। और उसमें से जो हमारे मध्य प्रदेश के थे उन्होंने तो जो अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी है अकनकागुआ, उस पर तिरंगा फहरा दिया। लेकिन हमारे एक जो क्लाइंबर थे वो 200 मीटर से वापस आ गए। एक हमारे क्लाइंबर थे जो कैंप 3 में उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनको मुझे वापस लेकर आना पड़ा। कारण ये था कि मैं नहीं चाहती थी कि नीचे आकर कोई ऐसा हादसा हो जाए कि जिसका ब्लेम मुझ पर लगे कि इन्होंने हमको छोड़ दिया था। और जो हमारे वो क्लाइंबर थे उनको बहुत अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती थी और वहाँ स्पेनिश बोलते थे, तो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है चीज़ें। इस वजह से मैं कैंप 3 से वापस आ गई। तो इसके पीछे भी एक यही कारण था कि जो माउंटेन्स पे जब मेंटर भी जाते हैं तो कई बार वो अपने क्लाइंबर्स को छोड़ देते हैं दूसरे गाइड के भरोसे, और वो खुद क्लाइंब करने जाते हैं ताकि रिकॉर्ड भी बन जाए। पर मैंने यहाँ पर भी अपना जो था वो छोड़ा और मैं अपने क्लाइंबर के साथ नीचे आई और मुझे अच्छा लगा कि वो 2 दिन में ठीक हो गए। और ये अभियान मेरे लिए मैं कहूँगी कि सक्सेसफुल ही था, क्योंकि जो एक हमारे क्लाइंबर थे उन्होंने तिरंगा फहरा ही दिया था और बाकी भी जो क्लाइंबर थे उनको मैंने सिखाया और वो यहाँ तक भी पहुँचे, ये एक बड़ी बात थी क्योंकि वो कभी उन्होंने 6000 मीटर की कोई पहाड़ भी नहीं चढ़ा था और सीधे मैं उनको 7000 मीटर का पहाड़ चढ़ाने के लिए ले गई थी। तो मेरे लिए तो ये अच्छा था और काफ़ी सीखने को मिला मुझे। खुद पहाड़ चढ़ना मुझे इसमें ये लगा कि आसान है, लोगों को लेकर जाना वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। तो आगे के मेरे अभियान जो रहेंगे उसमें ये सब कुछ काम आएगा। मुझे तो ये लगता है मैम, आपसे बात करते हुए ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि छोटा मोटा पहाड़ तो कोई भी चढ़ लेगा। हाँ बिल्कुल, और मेरा मानना ही यही है। और जब भी मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ उसमें अधिकतर मैं पॉजिटिव चीज़ें ही बताती हूँ, जो नेगेटिव है कोशिश करती हूँ कि वो तो लोग ढूंढ ही लेते हैं, पर बताना भी नहीं चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर मैंने माउंट एवरेस्ट कर लिया है तो हर कोई कर सकता है, और बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि हमने कर लिया है तो अब कोई ना करे। तो मेरे विचार थोड़े अलग हैं। बिल्कुल, और मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ आपके विचारों से। और एक छोटी सी बात और जानना चाहूँगी मैं आपसे कि जब हम कुछ डिसाइड करते हैं कुछ करने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए या कुछ भी एक छोटा मोटा काम भी करने के लिए, तो हमें हमारी फैमिली की हेल्प भी चाहिए होती है। हमारे बहुत सारे आलोचक भी होते हैं, अरे ये क्या करेंगे, और हमारे कुछ साइलेंट सपोर्टर्स होते हैं, शायद कर लेंगे शायद कर लेंगे, और कुछ एकदम पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं जो पूरी जर्नी में आपके साथ बिल्कुल डट के खड़े रहते हैं, वो कहीं भी नहीं हिलते। तो ऐसा कोई वाक़या है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कौन रहा आपका इस पूरी जर्नी में, या आपको जिन लोगों ने डीमोटिवेट किया अब उनका कैसा व्यवहार है आपके साथ? जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा तो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मैं खुद थी। ज्योति रात्रे ही थी जो हमेशा मेरे साथ में रही है। ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है कि आप खुद का पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। ये हमारी सुनने वाली जो नारी शक्ति है, जो अपनी खोई हुई और सोई हुई शक्तियों को पहचान नहीं पाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नारी बस यही है, जो आपने कहा कि शक्ति तो बहुत है, वो पहचान नहीं पाती है। तो वो पहचानना ज़रूरी है। और दूसरा
अपने आप को आप इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैं यही कहूँगी कि हर नारी को मजबूत होने के लिए शुभकामनाएं ही दूंगी। हाँ। लोग जो बोलने वाले हैं तो ऐसे समाज में तो है ही, और कई लोग पीठ पीछे बोलते थे, कई लोगों का तो खुद से भी सुना है मैंने। पर कहिए कि मैं ना बचपन से ही इस तरह की थी कि लोग जो बोल रहे हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जैसे आप जैसे लोगों के इंटरव्यू लेने से मुझे अपने बचपन की भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हुई हैं कि कैसे मैं बचपन से ही बहुत मजबूत थी। तो हमारे समाज में जो आजकल तो ये हो गया है कि कोई किसी को काला नहीं बोल सकता, गोरा नहीं बोल सकता, मोटा नहीं, पतला नहीं, ये एक वो आ रही है। लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, और मैं उस समय पे मतलब बहुत सांवली हुआ करती थी। अभी तो घर में रह के थोड़े से ठीक हो गए लेकिन तब ऐसा था कि मैं सांवली की ही गिनती में आती थी। तो जो हमारे मतलब मम्मी के कज़िन्स थे, तो वो मुझे जब भी मैं निकलती थी तो वो कहते थे देखो काली जा रही, मतलब मजाक में। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और मैं सच बताऊं तो मैंने कभी गोरा होने की कोशिश ही नहीं की। वाकया बताती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए तब तो ऐसे ही होता था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि पाउडर लगा लो, तो मैंने कहा कि जो भी लड़का है वो अगर मुझे इसी रूप में पसंद करेगा तो ही मैं शादी करूँगी, ये पाउडर लगा के मैं नहीं जाऊँगी। और मैं कुछ लगाती भी नहीं थी। मेरी मम्मी बड़ी कोशिश करती थी कि, क्योंकि ऐड तब भी आते थे कि इससे गोरे हो जाते, उससे गोरे हो जाते, पर मैंने कभी नहीं किया। और बचपन से भी मेरी कुछ आदतें अलग थी। मैंने बहुत जल्दी साइकिल चलाना सीखी, मैंने स्विमिंग सीखी, मैं लड़कों के साथ अंटी खेलती थी, मैं लड़कों के साथ गिल्ली डंडा खेलती थी। तो मैंने बहुत चीज़ें सुनी थी कि ये क्या कर रही हो, अभी शादी होगी तो या कोई देखने आएगा कैसे। उस समय लड़कियां फुल कपड़े पहनती थी, मैं स्कर्ट और टॉप पहनती थी, मैं मिडी पहनती थी। तो कहीं ना कहीं मेरा समाज के साथ में शुरू से ऐसा संघर्ष रहा है कि वो जो बोलेंगे उससे मैं थोड़ा सा अलग करूँगी। तो मैं समझ लीजिए मट्ठड़ हो चुकी थी बचपन से ही। तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग कह रहे हैं कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, हंसी उड़ा रहे, ये कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन सब चीज़ों से। तो मैं यही कहूँगी कि लोगों की सुनिए, इस कान से सुनिए, उससे निकाल दीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति अपने जुनून और जोश के साथ लगे रहिए। तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। और जो आपने कहा साइलेंट सपोर्टर, तो साइलेंट सपोर्टर मेरा पूरा परिवार रहा है। जो आपने कहा है कि कहीं ना कहीं वो इसलिए डर रहे थे कि आप इंजर्ड ना हो जाए, कहीं आपको कुछ हो ना जाए, तो उस तरह का ही रहा है। पर मेरा पूरा परिवार मेरे सपोर्ट में ही रहा है पूरे टाइम। लेकिन अब तो मोटा मोटा सोचा जाए, देखा जाए तो आपका जो एक लक्ष्य था कि मैं अपने माता पिता की एक 2 संतानें हैं और हाँ। दोनों लड़कियां हैं, तो मुझे ये प्रूव करना था कि सिर्फ लड़के ही नाम रोशन नहीं करते, लड़कियां भी करती हैं। तो आप उसमें सफल हैं, जी पूरी तरीके से सफल हैं। बिल्कुल। और आपके जो गांव का जो मैप पे ढूंढने वाला वो जो था उसमें भी आप सफल हो गई हैं। अब तो जो भी ढूंढता होगा उसको पहले पर लगता होगा अच्छा इस गांव से हैं, हाँ। और इतना कुछ अचीव कर लिया है। तो आप अपनी जो जो आपने सोची थी, जो आपने एक माइंड में लेकर आप चले थे, आपका लक्ष्य वो बाद में बना है, जुनून बाद में आया है, लेकिन आपने जो एक चीज़ सोच लेकर, पॉजिटिव सोच लेकर जो आप चले थे, उसमें आप पूरी पूरी तरीके से सफल हैं। मतलब आपने अपना एवरेस्ट तो चढ़ ही लिया। बिल्कुल। ऐसे देखा जाए तो कैमरे के आगे और स्पॉटलाइट में अब आप एक नोन पर्सनालिटी हो गए हैं, ठीक है। अब आप घर जाते हैं, घर में तो वही सीन रहता है। आप वहाँ पर एक बेटी भी हैं, एक वाइफ भी हैं और एक माँ भी हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपसे समझना चाहूँगी कि आप इन दोनों वर्ल्ड में बैलेंस कैसे बनाते हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या होता है? देखिए, मुझे तो दोनों में मैं नॉर्मली रहती हूँ, मुझे कोई ऐसे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं घर जाती हूँ तो बिल्कुल घरेलू महिला बन जाती हूँ। और जब मैं अपने उसके लिए जाती हूँ, एक्सरसाइज के लिए जाती हूँ, तो मैं एक एथलीट की तरह हो जाती हूँ। और जब स्पॉटलाइट में आती हूँ तो मैं एक सेलिब्रिटी की तरह हो जाती हूँ। तो मुझे सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। आज का ही वाक़या बताती हूँ कि मैं सुबह एक कॉलेज में मेरा सेशन था, आपके पास मुझे आना था। इस बीच में मेरे कपड़े धोने के लिए बचे हुए थे, जो मैंने आपसे कहा था कि 15 मिनट बाद आती हूँ, तो मैं अपने घर पे वो कपड़े धोकर फिर आपके पास आई हूँ। तो इस तरह से मैं अपना समय और वो सारा कुछ मैनेज करके चलती हूँ, तो कहीं कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं है। और कल मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैंने, क्योंकि घर पे मेरे जेठ जेठानी, मम्मी पापा सब लोग हैं, तो कल सुबह के लिए भी मैंने काफ़ी तैयारियां कर दी हैं कि इन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो घर जाके मैं एकदम घरेलू हो जाती हूँ। कभी फिर मन में ये नहीं आता है कि
मैं बड़ी भारी सेलिब्रिटी हूँ तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ज्योति जी जब घर जाएंगी तो उनको अभी ये चिंता है घर में जाने के बाद कि कल सुबह क्या बनेगा और मैं घर में नहीं रहूंगी तो कैसे काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ इस बात से, क्योंकि मेरा भी यही हाल है। अभी जैसा कि ज्योति जी ने मुझे बताया कि ये इन्होंने आपदा को अवसर के रूप में यूज़ किया। जब कोविड में सब लोग घर में आराम कर रहे थे, मैडम अपने बिजनेस से फ्री होकर के तैयारी कर रहे थे। और मैंने ऐसा भी सुना है कि आपने बहुत पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया था कि जब मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी तो ये करूंगी या ऐसा होगा, या कुछ आप वो कुछ अपने इंसिडेंट्स शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल। कोविड का ही एक वाक़या है। हमारे घर के सामने एक छोटा सा मैदान था जिसको हमने साफ़ सुथरा करना चाहा था। तो हमने एक ट्रक हमारे यहाँ जीरा गिट्टी आके डली हुई थी। अचानक लॉकडाउन लग गया और मैंने ये सुना हुआ था कि जो हमारे टेनिस प्लेयर हैं बोरिस बैकर, तो वो जब एक्सरसाइज के तौर मतलब घर के काम वो एक्सरसाइज के तौर पे करते थे, तो मैंने ये पढ़ रखा था कि वो लकड़ी वगैरह भी काटते थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी उसी तरह का कुछ करूं। और कोविड था, लॉकडाउन लग गया था, तो वो पूरा जीरा गिट्टी जो एक ट्रक थी वो मैंने सामने के मैदान में डालकर उसको बराबर की। तो मैं उस समय पर अपने हस्बैंड से कहती थी कि मेरे लिए ये वीडियो बना दो जो मैं ये काम कर रही हूँ। तो वो कहते थे कुछ भी बात, इसका क्या वीडियो बनाना। तो मैं उनसे कहती थी कि जब मैं माउंट एवरेस्ट कर लूँगी और लोग जब मेरा डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत प्रीशियस हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। तो मतलब समझ लीजिए वो हंसते ही थे। और कई बार उन्होंने नहीं बनाया तो मैं किसी को भी पकड़ लेती थी और इस तरह के मैंने काफ़ी वीडियो बनाए। और आज वो जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि तुमको कैसे पता था कि ये सब कुछ तुम कर लोगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने आप पर इतना विश्वास रखिए कि जो आप सोचें वो पूरा हो जाए। तो वही मेरे पास था। तो इस तरह का मैंने काफ़ी सारे मेरे पास में इस तरह के वीडियो हैं जो उस समय मैंने ये सोच के बना लिए थे कि जब मैं माउंट एवरेस्ट करूँगी तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्री के लिए काफ़ी काम आएंगे। और आज उन्हीं को देखकर लोग मोटिवेट हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने मैनिफेस्ट भी किया और उसको पूरा भी किया। ज्योति जी, मैंने ऐसा सुना है कि आप एक पर्यावरणविद भी हैं और महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए भी कोई अच्छा कार्य कर रही हैं। थोड़ा सा उस बारे में बताएं आप। पर्यावरण के लिए तो मैं कई सालों से काम कर रही हूँ और करीब 15-20 साल हो गए हैं। और हमने अपने घर के सामने और आसपास इतने पेड़ लगाए हैं कि एक छोटा सा जंगल बन गया है। और जब हम जहाँ हमने अपना घर बनाया वहाँ एक भी पेड़ नहीं थे, कोई चिड़िया नहीं आती थी। अब वहाँ एक छोटा सा जंगल है और हमारे देखा देखी फिर हमारी पूरी कॉलोनी में काफ़ी पेड़ लग गए हैं। और सफाई के लिए भी मैं, स्वच्छता के लिए भी काफ़ी काम करती हूँ। तो जब मैं अपने घर के सामने झाड़ू लगाती थी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि मैं क्लास 1 ऑफिसर की वाइफ थी और स्वीपर वाली झाड़ू लेके मैं झाड़ू लगाती थी। पर इन सब से लोग इंस्पायर हुए। पहले हमारे जो गली थी वो साफ़ होना शुरू हुई, फिर हमारी कॉलोनी साफ़ होना शुरू हुई। और पिछले 3 सालों से हमारी जो बिजली नगर कॉलोनी है उसको स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिल रहा है। तो इस तरह मैं लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ। और एवरेस्ट से आने के बाद तो हर साल मैंने 200-250 पेड़ लगाने का जो संकल्प लिया है वो मैं पूरा कर रही हूँ। पेड़ मैं वहीं लगाती हूँ जहाँ लोग उसको पाल कर बड़ा कर पाएँ। मैं गिनती के लिए पेड़ नहीं लगाती हूँ। अगर 250 का मैंने प्रण लिया और 150 ही लगे हैं लेकिन वो 150 बड़े हो रहे हैं तो वो एक बड़ा अचीवमेंट है। और जो महिला उद्यमिता के लिए आपने बात की है, तो जब मैं एवरेस्ट पर गई थी तो मुझे ये लगा कि मैं एक उद्यमी थी तो मैंने अपने सपने पूरे कर पाई हूँ। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो ही आप अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। तो मैंने पिछले अप्रैल में नर्मदा के दोनों किनारों के 20 गांव की पैदल यात्रा की थी। और वहाँ से हमने 5 से 6 महिला उद्यमियों को चूज़ किया था, उनको हमने ट्रेनिंग दी। और इसमें हमने ये नहीं था कि हम रिटेल मतलब उनसे लेकर हम बेचें। हमारा ये टारगेट है कि वो महिलाएं खुद बाहर आएँ और अपने प्रोडक्ट खुद बेचें। उनके प्रोडक्ट को हमने एक नाम दिया है, उनके लोगो हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं। और पिछली जुलाई में यहाँ पलाश में एक एग्जीबिशन लगी थी और उन सब महिलाओं को मैं लेकर आई थी और उन्होंने अपने प्रोडक्ट खुद सेल किए थे।
और अब हमारी कुछ 2-3 महिलाएं ऐसी हैं जो ऑल ओवर इंडिया में मध्य प्रदेश शासन की जो भी योजनाएं हैं उनके तहत जो प्रदर्शनियां लगती हैं या सेल के लिए बुलाया जाता है, वो लोग जा रही हैं। तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है कि गांव से निकलकर उन महिलाओं को मैंने पूरे देश में जाने लायक बना दिया है। तो आगे भी मेरी यही कोशिश है कि मैं महिलाओं को, उन ग्रामीण महिलाओं को आगे लाऊं जो अपने घर से नहीं निकल पा रही हैं, तो उसके लिए भी मैं काम कर रही हूँ। इस पूरी बातचीत से मुझे यही समझ में आया है कि सबका अपना अपना एवरेस्ट होता है। चुनौतियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उसको पार कैसे करना है वो हमारे ऊपर होता है। हम कितने दृढ़ निश्चयी हैं और हम कैसे उस चुनौती को अपने जीवन में लेते हैं। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे उन दर्शकों को जो पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं या नहीं भी चढ़ना चाहते हैं, या कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों के कारण या किसी मोटिवेशन के अभाव से कर नहीं पा रहे हैं, या और आगे बढ़ें तो जो हमारी नारी शक्ति है जो अपनी खोई हुई और सोई हुई शक्तियों को पहचान नहीं पाती हैं और सिर्फ अपने आप को घर की चार दीवारी तक सीमित कर लेती हैं और अपने टैलेंट्स को दबा देती हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे? पहले तो मैं उन महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी जो 50 के पास पहुँच रही हैं कि 50 के बाद जीवन ख़त्म नहीं होता है, 50 के बाद शुरू होता है। मैंने भी 49 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट जाने जैसा सपना देखा है। तो कोई भी किसी भी उम्र में कुछ भी सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। 49 साल में एवरेस्ट जैसा सपना देखा, 55 साल की उम्र में उसको मैंने पूरा कर लिया है। तो सब लोग अपना अपना एवरेस्ट चुन सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक अपने जो शौक़ थे, जो अपना सपना था, नहीं देखा, नहीं कर पाए हैं, वो उसके लिए रोज़ एक कदम बढ़ाएं। एक कदम का मेरा मतलब है कि आपका ये भी रहता है कि मुझे समय नहीं मिल रहा है। रोज़ अपने शौक़ के लिए अगर आप 5 से 10 मिनट निकालना शुरू करेंगे, थोड़ा अपना स्क्रीन टाइम कम कर देंगे और अपने शौक़ को जीना शुरू करेंगे, और जब आप अपने शौक़ को ही और अपने सपने को जीना शुरू करते हैं तो अपने आप समय निकालना शुरू कर देते हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपना जो भी सपना है वो आप शिद्दत से देखिए और उसको पूरा करने के लिए समय निकालिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास वही 24 घंटे हैं और मेरे पास भी वही 24 घंटे थे, पर मैंने अपने लिए समय निकाला, और समय निकालने के लिए मैंने कोई घर के काम नहीं छोड़े, सारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की। तो हम महिलाएं हैं, कई बार यही कहते हैं कि ज़िम्मेदारियों की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये मैंने प्रूव किया है। और अभी जो मैडम का पॉडकास्ट है वो अगर आप पूरा सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। मैंने भी अपने आप पर भरोसा किया और मैं माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप सही मायने में सबसे अलग हैं, और अगर आप फील कर पा रहे होंगे तो मेरे हाथ अभी भी गीले हैं। आपकी जो उपलब्धियां हैं, जो आपने एज अ मेंटर अपने लोगों को सपोर्ट किया है, जो आपकी सोच है कि मानवता पहले मानव की भलाई, बाद में मेरी भलाई, तो इस सोच से मैं बहुत इंस्पायर हूँ और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आपके और भी जितने सपने हो वो सब पूरे होते रहें, और ये एक छोटा सा गिफ्ट, टोकन ऑफ लव, दिल से पूर्णिमा की तरफ से। और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद आपका मेरी कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।